हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसके सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हम एक एक करके हल करेंगे। इससे ऊपर के सभी अध्याय को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 9th क्लास के मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, यह है आपका अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अगले पेज पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि देखिए, इसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन आप अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस अध्ययन को विकसित किया था। मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अध्ययन को किसने विकसित किया था? देखिए, फ्रांस का एक गणितज्ञ था और दार्शनिक भी था, जिसका नाम था क्या? रेने दकार्ते, है ना। उन्होंने ही इस निर्देशांक ज्यामिति के अध्ययन को विकसित किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, यही है रेने दकार्ते। ठीक है, रेने दकार्ते। इन्हीं रेने दकार्ते के सम्मान में ये कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम का नाम रखा गया। ठीक है, एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में क्या रखा गया? कार्तीय पद्धति, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अब जैसे एक प्रश्न से हम लोग समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। देखिए, प्रश्न है कागज़ पर दिए बिंदु की स्थिति क्या होगी। अब मान लीजिए यह आपका कागज़ है, आपका कागज़ चरखुट्टा होता है ना, कॉपी का कागज़ होता है वह क्या होता है? चरखुट्टा होता है। इस कागज़ पर बीच में कहीं पे एक बिंदु है। ठीक, मान लीजिए यह बिंदु है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि यह बिंदु इस कागज़ पर कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे? आप क्या बोलेंगे कि बीच में है, बीच से थोड़ा इधर है ना। अगला को कैसे समझाएंगे आप, है ना। इस तरह से अगर आप बताएंगे तो इस बिंदु से का सिर्फ आप अनुमान लगा पाएंगे, इसका सही स्थिति क्या है आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही स्थिति हमको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो यह देखेंगे कि यह दाहिना जो भुजा है, दाहिना भुजा के बगल में है, तो दाहिना भुजा से कितना दूरी पर है और ऊपर वाला भुजा या नीचे वाला भुजा से कितना दूरी पर है। ठीक है, तो जब हम दो भुजाओं से इस बिंदु का दूरी का पता लगा लेंगे, तब जो है यह इस बिंदु का सही स्थिति का ज्ञात हमको हो पाएगा। तो देखिए, हम देखते हैं इस दाहिने भुजा से यह कितना दूरी पर है। तो जब आप स्केल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, 1 सेंटीमीटर का दूरी पर है। ठीक, तो यहाँ से जो यहाँ का दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर आप नीचे वाले भुजा से इसका दूरी नापेंगे तो देखिए कितना दूरी है इसका? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह 1 है और यह 3 है। आप इसी को लिख सकते हैं, बिंदु की स्थिति दाहिने भुजा से 1 सेंटीमीटर दूर, यानी इस दाहिने भुजा से 1 सेंटीमीटर दूर, और निचली भुजा से 3 सेंटीमीटर दूर, यानी निचली भुजा से 3 सेंटीमीटर दूर। अब जब आप इतना लिख दिए तो अब यह जो इसका स्थिति है यह इस कागज़ के इसी बिंदु पर आएगा। ठीक, इस बिंदु इसका स्थिति कहाँ आएगा? इसी बिंदु पर। इसका कोई और अलग दूसरा स्थिति नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन यानी सही स्थिति का पता लगाते हैं। किसके द्वारा? निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा। हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 की तरफ। इसमें मात्र 2 ही प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तब आपको थोड़ा सा ये निर्देशांक ज्यामिति का जो बेस है आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद तब हम आगे कार्टेशियन पद्धति को यानी कार्तीय पद्धति को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब आप जिस टेबल पर पढ़ते हैं, है ना, वह टेबल कैसा होता है? चरखुट्टा होता है। उस टेबल पे कहीं एक जगह क्या रखा हुआ है? लैंप रखा हुआ है। ठीक है, अब आप किसी दूसरे आदमी को बताना है आपको कि वह लैंप कहाँ रखा हुआ है, मतलब उस टेबल के कहाँ है, उस टेबल पर किस बिंदु पर है, तो आप कैसे बताएंगे? तो प्रश्न 1 में जो टेबल के बारे में कह रहा है, तो मान लीजिए यह आपका टेबल है। टेबल चरखुट्टा होता है, आपको पता है। ठीक है, और देखिए इस टेबल पर मान लीजिए आपका लैंप जो है वह यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर लैंप रखा हुआ है और आप कहीं पे इधर से कहीं से भी बैठ के आप पढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है? इस लैंप का स्थिति बताना है कि इस टेबल पे यह लैंप कहाँ है। ठीक, तो आप क्या करें? देखिए, यह टेबल जो है यह चरखुट्टा टेबल है। ठीक, तो चरखुट्टा जो जब टेबल है तो इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है ना, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो आपको किसी एक लंबाई और किसी एक चौड़ाई को लेना है। ठीक, अब इसको नाम दे दीजिए। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो आपका क्या करें? ए बी और ए डी को ले लें। तो जब आप चौड़ाई ए बी लेंगे और लंबाई ए डी लेंगे तो चौड़ाई ए बी से लैंप की दूरी कितना होगा? ए बी से यहाँ लैंप जो है इसका दूरी देख लीजिए, यहाँ से नाप लीजिए 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिख देंगे? 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखिए
लंबाई AD से लैंप की दूरी, यानी लंबाई AD से इस लैंप की दूरी कितना होगा, तो आप यहाँ से नाप लीजिए। देखिए कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो चौड़ाई AB से लैंप की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, लंबाई AD से लैंप की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अतः लैंप का जो स्थिति होगा 1.5, 1। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, या 1, 1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लैंप का जो स्थिति है यह भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। यह थोड़ा देखिए बड़ा प्रश्न है, तो इसका ज़्यादा मोटाई प्रश्न का देख के घबराना नहीं है ना। यह काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा हुआ है सड़क योजना। ठीक है, ये शहरों में जो सड़क होता है उसी का एक योजना इसमें आपको बनाना है। देखिए एक नगर में 2 मुख्य सड़क है। ठीक है, किसी एक नगर में 2 मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। मतलब आपको जो कॉपी में बनाएंगे तो आप 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, मतलब आप 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 200 मीटर। देखिए सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। इसके अगले पन्ने में है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। देखिए क्रॉस स्ट्रीट जो होता है उसको चौराहा कहते हैं। चौराहा आप देखे होइएगा, जहाँ से 4 गुरु सड़क घूमता है उसको क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। देखिए प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क दक्षिण दिशा में है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, मतलब ये दोनों सड़कें, तो इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, इस दोनों प्रश्न का आपको ये हल करना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको हम यह कहेंगे कि प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, इसको एक एक करके अच्छे से समझना है और हल करते चल जाना है। तो आइए इसको हम अपने कॉपी पे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आप प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। इसको आप एक एक करके बनाते चलेंगे, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यह पूरा क्या है, एक नगर है और इस नगर का यह 2 मुख्य सड़क है। ठीक है, और यह दोनों मुख्य सड़क कहाँ मिल रहा है, नगर के केंद्र पर। ठीक है, यह नगर का केंद्र है। ठीक है, आगे समझ में, यह दोनों मुख्य सड़क है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, तो देखिए यह दोनों सड़क जो है, देखिए एक उत्तर दक्षिण की दिशा में है, ठीक, और दूसरा सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में। देखिए यहाँ पूर्व पश्चिम है, एक सड़क उत्तर दक्षिण और दूसरा सड़क पूर्व पश्चिम। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों से के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है। तो देखिए क्या कह रहा था, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर कितना मीटर दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है और प्रत्येक दिशा में लगभग कितना सड़क है, 5 सड़क। तो इस सड़क से दोनों ओर मतलब 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर 200 मीटर दिया हुआ है आपकी किताब में। तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, 5 सड़क है। उत्तर दक्षिण वाला जो मुख्य सड़क है, इसके हम दोनों ओर क्या किए, 5 सड़क का निर्माण कर दिए, पार दिया लाइन। ठीक, कितना दूरी पर, 1-1 सेंटीमीटर का दूरी पर। देखिए और सबका नाम लिख दिए, इसका नाम लिख दिए सड़क 1, इसका सड़क 2, इसका सड़क 3, यह तो मुख्य सड़क है, इसका सड़क 4 और इसका सड़क 5। ठीक, किसके बगल में, उत्तर दक्षिण वाले ये जो सड़क है इसके समानांतर में। अब हम क्या करेंगे, पश्चिम पूर्व वाला जो सड़क है इसके समानांतर में भी 5 सड़क बना लेंगे। तो देखिए पश्चिम पूरा पश्चिम वाला जो मुख्य सड़क है इसके भी समानांतर हम क्या किए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सड़क खींच लिए। सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और सड़क 5। ठीक है, उत्तर दक्षिण वाला मुख्य सड़क है इसके भी समानांतर 5 सड़क हो गया और पूरा पश्चिम वाला जो ये मुख्य सड़क है इसके भी समानांतर 5 सड़क हो गया।
ठीक है। अब देखिए, अब आगे कह रहा है सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, तो आप जो अभी सड़क बनाए हैं, यह सभी सड़क क्या है, एक ही रेखा से निरूपित करना है। ठीक, तो हम क्या किए हैं, एक ही रेखा से निरूपित किए हैं। देखिए ना, वैसे सड़क जो होता है वह सड़क ऐसा होता है ना, दो रेखाओं के बीच का ऐसा सड़क होता है, लेकिन आपको किताब में क्या कह रहा है कि एक ही रेखा से सड़क को निरूपित करना है, तो हम एक ही रेखा से किए हैं। अब आपके प्रश्न में आगे कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो हम लोग सड़क बनाए हैं उत्तर दक्षिण में और पूरा पश्चिम में, तो एक दूसरे को काटती हुई अनेक किस्में चौराहे हैं। देखिए यहाँ पे यह चौराहा है, यह चौराहा है ना, यह चौराहा है, यह चौराहा है, यह सब क्या है, यह सब चौराहा है। जहाँ जहाँ सर दो सड़क कट रहा है, यह सब क्या है, चौराहा है। ठीक है, अब देखिए आगे आपके प्रश्न में कह रहा है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। ठीक है, जिनमें से एक सड़क उत्तर दक्षिण दिशा से जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम की दिशा में से आती है। ठीक है, तो देखिए एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो है, मान लीजिए यही क्रॉस स्ट्रीट है, यह दो सड़कों से बना है। कौन कौन सड़क, एक पूरा पश्चिम वाला और एक उत्तर दक्षिण वाला। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दो सड़कों से मिलके जो कट रहा है जहाँ पर, यह क्या है, यह चौराहा है, क्रॉस स्ट्रीट है। ठीक है, इस तरह बहुत सारा चौराहा है इसमें, है ना, जो किस सड़क से बना है, पूरा पश्चिम वाला सड़क और उत्तर दक्षिण वाला सड़क से। ठीक है, अब देखिए आपके आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है। यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण कहाँ है, देखिए यह उत्तर दक्षिण है, इसका दूसरा सड़क कौन है, दूसरा सड़क यह है। तो दूसरा सड़क यह जो है कहाँ जा रहा है, उत्तर दक्षिण की दिशा में। ठीक, यह सड़क। अब फिर देखिए प्रश्न में, और पांचवी सड़क पूरा पश्चिम की दिशा में जाती है। अब देखिए पूरा पश्चिम की दिशा में जाने वाला पांचवा सड़क कौन है, यह है। ठीक, दूसरा सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में यह है और पांचवा सड़क पूरा पश्चिम में यह है। ठीक है, और यह दोनों कहाँ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। ठीक, और फिर से देखिए प्रश्न में, ये दोनों सड़कें एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। ठीक है, इस क्रॉस स्ट्रीट को हम क्या कहेंगे, 2-5। ठीक है, किसको, इसको क्या कहेंगे, 2-5। आया बात समझ में। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, देखिए प्रश्न में, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, पहला क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को हम 4-3 मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4-3 हम किसको मान सकते हैं, हमको सबसे पहले क्या देखना है, उत्तर दक्षिण वाला सड़क देखना है। उत्तर दक्षिण वाला में सड़क नंबर 4 और पूरा पश्चिम वाला सड़क नंबर 3, वही होगा ना 4-3। ठीक, तो देखिए उत्तर दक्षिण वाला सड़क 4 यह है। ठीक, सड़क 4 यह है और पूरा पश्चिम वाला सड़क 3 यह है। ठीक है, तो यह जो बिंदु होगा यह क्या होगा, 4-3 होगा। ठीक है, 4-3। ठीक, यही आपके प्रश्न 1 का हल होगा। आया बात समझ में। अच्छा, अब देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम 3-4 मान सकते हैं। तो देखिए 3-4 हम एक ही क्रॉस स्ट्रीट को मान सकते हैं, किसको, तो हम सबसे पहले देखेंगे पूरा ये उत्तर दक्षिण की दिशा में सड़क नंबर 3 कौन है, तो सड़क नंबर 3 यह है। अच्छा, अब हमको 4 देखना है, तो पूरा पश्चिम की दिशा में सड़क नंबर 4 कौन है, तो पूरा पश्चिम की दिशा में सड़क नंबर 4 यह है। 3-4 यही क्या होगा, आपका चौराहा हो जाएगा, 3-4। ठीक, तो प्रश्न 1 का आपका जो आंसर होगा यह बिंदु होगा 4-3, और प्रश्न 2 का जो आंसर होगा 3-4, यह बिंदु होगा 3-4। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, तो यहाँ देखिए 4-3 सिर्फ इसी क्रॉस स्ट्रीट को आप मान सकते हैं। ठीक है, 4-3, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1। ठीक, कितने को क्रॉस स्ट्रीट को आप 4-3 मान सकते हैं, तो 1 क्रॉस स्ट्रीट को आप 4-3 मान सकते हैं, सिर्फ ये। अगला प्रश्न है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो देखिए 3-4 जो क्रॉस स्ट्रीट है वह सिर्फ यही है ना, इसके अलावा आप किसी और को नहीं मान सकते हैं। तो दूसरा का भी आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, अब देखिए इस पाठ का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अब हम समझेंगे, जिसका नाम है कार्तीय पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है,
तो कार्तीय पद्धति को जानने से पहले सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पहला जो अध्याय था संख्या रेखा, ये संख्या पद्धति, उसमें आप संख्या रेखा को पढ़ चुके हैं। तो आइए एक बार हम फिर से पहले संख्या रेखा को देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर कार्तीय पद्धति को आपको बताएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यही है आपका संख्या रेखा। यह एक रेखा होता है और इस रेखा पर हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए इस संख्या का जो सबसे बीच, इस रेखा पर जो सबसे बीच में होता है वह शून्य होता है, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, यह शून्य होता है। इसके हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्याएं बढ़ती जाती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ती जाती है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, इस मूल बिंदु यानी शून्य के बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं बढ़ती जाती है, यानी -1 -2 -3। ठीक है, यही है संख्या रेखा। यह जो गणितज्ञ था रेने दकार्ते, उसने जब कार्तीय तल बनाया तो उसने क्या किया, यह जो संख्या रेखा था यह क्षैतिज रेखा है ना, यह क्षैतिज रेखा है। तो इसी क्षैतिज रेखा पर उस रेने दकार्ते ने एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा भी बना दिया। ठीक है, यह क्षैतिज रेखा है, इस पर एक लंब ऊर्ध्वाधर रेखा वह क्या किया, बना दिया, और इसको भी संख्या रेखा बना दिया। तो देखिए हम इसको भी बना देते हैं। अब देखिए यह ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के बाद और इसको संख्या रेखा बनाने के बाद अब आपका जो चित्र है वह कुछ इस प्रकार का हो गया। ठीक है, यह बीच में जो ओ है, शून्य है, यह क्या है, मूल बिंदु है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। यह संख्या रेखा था, इसमें दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक संख्या, बाएं तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक संख्या, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक संख्या और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसी का नाम दिया गया कार्तीय तल, जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसी में इस क्षैतिज संख्या रेखा को, इस क्षैतिज संख्या रेखा जो नीचे नीचे है, इसको एक्स अक्ष का नाम दिया गया। देखिए अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, है ना, एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। और यह जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है इसको वाई अक्ष का नाम दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या होगा यह सब क्या होगा, वाई होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या होगा वह एक्स होगा। ठीक, अब देखिए इस मूल बिंदु से इधर का जो संख्या होगा वह +x होगा, इस मूल बिंदु से इधर का संख्या होगा वह -x होगा, इस मूल बिंदु से ऊपर का जो संख्या होगा वह +y होगा, और इस मूल बिंदु से नीचे का जो संख्या होगा वह -y होगा। ठीक है, तो आज आप समझ गए होंगे। ये इसके बाद आपका जो यह कार्तीय तल है, यह पूरा तल 4 भागों में बट गया। ठीक है, पूरा कितना भाग में बट गया, 4 भाग में। देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ठीक है, 4 भाग में बट गया। तो इस चारों भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और यह चतुर्थांश 4 हो जाएगा। तो देखिए हम चारों का नाम लिख दिए। यह है चतुर्थांश 1, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं 2, और यह चतुर्थांश 3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और यह चतुर्थांश 4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए यह जो हमारा कार्तीय तल है, कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन, इसको हम निर्देशांक तल भी कहते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या इसको XY तल भी कहते हैं, XY प्लेन, क्योंकि यह x और y दोनों रेखाओं से यह तल पूरा बना हुआ है। ठीक है, कार्तीय तल, निर्देशांक तल, XY तल, यह तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आप समझ लीजिए, यह जो आपका x अक्ष है ना, यह जो क्षैतिज रेखा है x अक्ष है, इसको भुज भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा कहा जाता है। ठीक, और यह जो आपका y अक्ष है यानी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, इसको कोटि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो यह x अक्ष क्या है, भुज है, और यह y अक्ष क्या है, कोटि है। ठीक है, यह मूल बिंदु है, यहाँ से इधर धनात्मक संख्या है, यहाँ से इधर ऋणात्मक संख्या है, इस मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, फिर इस मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक। ठीक, यह चतुर्थांश पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है। ठीक है, इसको कार्तीय तल भी कहते हैं, निर्देशांक तल भी कहते हैं, XY तल भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्तीय तल क्या है आप अच्छे से अब समझ चुके हैं। हम आगे सीखेंगे कि इस कार्तीय तल पर मान लीजिए कहीं पे कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा और उसका निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, कार्तीय तल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको आप अच्छे से लिख लें, समझ लें। अब हम समझेंगे कि हम किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए यह जो प्रश्न है यह सिर्फ आपको समझने के लिए है। मान लीजिए यह एक क्या है, कार्तीय तल है ना, आप पढ़े हैं पीछे, कार्तीय तल है यह। इस कार्तीय तल पर हम क्या किए हैं, 5 बिंदु को दर्शा रहे हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। ठीक है,
5 बिंदु है। ठीक, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इस पाँचों बिंदु का हम नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका हो गया C, इसका D, इसका E। अब आपको ज्ञात करना है इस पाँचों बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम सीखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं बिंदु A को। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। निर्देशांक तल में किसी बिंदु को दर्शाते समय कोष्ठक के अंदर सबसे पहले हम x निर्देशांक को लिखते हैं, फिर कॉमा देके y निर्देशांक को लिखते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए कैसे हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ देखिए, यह जो बिंदु A है, हम क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर, मतलब इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ठक बना देंगे। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले x निर्देशांक को लिखते हैं। देखिए, यह बिंदु है x अक्ष पर सब किसके सामने है, तो यहाँ देखिए यह x अक्ष पर यह 3 के सामने है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे, कॉमा, है ना, फिर कॉमा देके y निर्देशांक को लिखेंगे। अब हम देखेंगे यह बिंदु y अक्ष पर किसके सामने है, तो यहाँ देखिए y अक्ष पर यह 4 के सामने है ना, तो 3,4। ठीक है, तो इस बिंदु A का निर्देशांक यही हो गया 3,4। वैसे ही देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि x में किसके सामने है, तो देखिए x अक्ष पर यह -2 के सामने है ना, तो कोष्ठक के अंदर पहले -2 लिखेंगे। अब देखेंगे कि हम y अक्ष पर कहाँ पे आ रहा है यह, तो देखिए y अक्ष पर यह y अक्ष है ना, यहाँ पे देखिए यह 2 के सामने है। ठीक, तो -2,2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए यह बिंदु C है, इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किस पर देखेंगे, x अक्ष पर, है ना, सबसे पहले x निर्देशांक पर देखते हैं। तो x निर्देशांक पर देखिए यह -3 के सामने है, तो सबसे पहले -3 लिख देंगे, फिर कॉमा देके y के सामने देखेंगे किसके सामने है, y अक्ष पर देखिए यह -1 के सामने है, तो यह -1 हो जाएगा। आया बात समझ में। अब फिर आगे देखिए, यह जो बिंदु है D, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x अक्ष पर देखेंगे, देखिए यह x अक्ष पर 3 के सामने है, तो 3, कॉमा, y अक्ष पर देखेंगे किसके सामने है, देखिए y अक्ष पर ये भी -3 के सामने है ना, तो 3, -3। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, -3। अब ऐसे ही देखिए, यह जो बिंदु है आपका सबसे अंतिम बिंदु E, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x निर्देशांक को लिखते हैं। तो देखिए, यह बिंदु x पर कहाँ है, 3 पर है, तो 3 लिख देंगे, कॉमा। फिर देखेंगे कि यह बिंदु y पर कहाँ है, तो देखिए y पर कहाँ है, यह 0 पर है ना, y अक्ष के यह कहाँ है, 0 पर है, क्योंकि यह अक्ष पर ही है, तो 3,0 हो जाएगा इसका निर्देशांक। आया बात समझ में। तो ऐसे ही हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.2 पर। इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है। यहाँ देखिए, कार्तीय तल में आप पढ़ चुके हैं कि यह जो क्षैतिज रेखा है, इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष। इसको भुज या एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक, तो इस क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे हम, एक्स अक्ष या भुज, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहेंगे, वाई अक्ष या कोटि। ठीक है, अब देखिए इसी में अगला प्रश्न है 2 नंबर, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इस 2 यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो तल बन रहा है, उसमें 4 भाग बनेगा, उस चारों भाग का नाम बताना है आपको। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इस 2 रेखा से जो 4 भाग बन रहा है, चारों का नाम क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, जिसमें से यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चतुर्थांश। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होते हैं। मतलब आपको वह बिंदु का नाम बताना है जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। देखिए आप पीछे पढ़े हैं कि यह जो आपका एक्स अक्ष है और यह जो वाई अक्ष है, यह दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे, और इसका क्या नाम है, यह 0 है, इसको हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मूल बिंदु। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। देखिए इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, कैसे, इस आकृति को देखकर। ठीक है, नीचे दिया हुआ आकृति देखिए। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो नीचे जो आकृति है उसमें बी का जो निर्देशांक होगा उसको ज्ञात करना है। देखिए यह है आपका आकृति, ठीक है, और बी देखिए कहाँ है, बी यहाँ पर है। अब बी का निर्देशांक निकालने के लिए आप सीख चुके हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स अक्ष देखते हैं। एक्स अक्ष पे यह बी कहाँ है, यह देखिए -5 के सामने है। ठीक, उसके बाद वाई देखते हैं, वाई अक्ष पर कहाँ है, यह 2 के सामने है।
तो इस बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5 2। पहले हम x वाला लिखते हैं, उसके बाद y वाला लिखते हैं। तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5 2। ठीक है। अगला प्रश्न है सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अब देखिए सी कहाँ पे है, खोजिए। देखिए सी यहाँ पे है। ठीक है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x अक्ष देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए यह x अक्ष पर यह 5 के सामने है। ठीक। उसके बाद y देखते हैं, y अक्ष पर यह -5 के सामने है। ठीक। x 5 और y -5। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 -5। ठीक है, 5 -5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। तो देखिए नीचे चित्र में -3 और -5 कहाँ पे है। तो -3 हम सबसे पहले x पर देखेंगे। ठीक, -3 यहाँ है और -5 कहाँ देखेंगे y पर। y पर -5 यहाँ है। -3 -5 यह दोनों कहाँ मिल रहा है यहाँ पे। तो 3 नंबर जो प्रश्न है -3 -5 कहाँ किसका निर्देशांक है। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ई। ठीक है, बिंदु ई। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। तो देखिए इसमें 2 x है और -4 y का निर्देशांक है। ठीक, तो देखिए यह कौन होगा 2 -4। हम 2 कहाँ खोजेंगे x पर। देखिए 2 यहाँ पे है और -4 y पर खोजेंगे। नहीं, 2 x पर खोजेंगे तो 2 कहाँ है, यहाँ पे है। और -4 y पर खोजेंगे तो -4 y पर कहाँ है, यहाँ है। तो यह दोनों जो ये 2 और -4 यह किसको दर्शा रहा है, यह g को दर्शा रहा है। ठीक, इसके सामने g है, इसके सामने g है। तो प्रश्न 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, बिंदु g। ठीक। अगला प्रश्न है d का भुज। तो भुज आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। भुज किसको कहते हैं, x अक्ष को कहते हैं। ठीक है, तो d का x अक्ष का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए आपका बिंदु d पहले खोजिए कहाँ है। ठीक है, तो देखिए d यहाँ पे है। तो d का भुज क्या होगा 6। ठीक है, भुज है x अक्ष को कहते हैं। तो d का भुज क्या होगा 6 होगा। d 6 के सामने है बात समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपको बिंदु h की कोटि ज्ञात करना है। ठीक है, आपको पता है कोटि y अक्ष को कहते हैं। अब आइए इस पर h बिंदु खोजिए कहाँ है। h यहाँ पे है। ठीक, h का आपको y बिंदु ज्ञात करना है। देखिए यह y अक्ष y रेखा यह है ना। तो h का जो y बिंदु होगा यह क्या है, -3 के सामने है। ठीक है, तो h का कोटि क्या होगा -3। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा -3। अब देखिए 7 नंबर है, बिंदु L का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए L कहाँ है। देखिए L यहाँ पे है, ऊपर है यहाँ पे। ठीक, तो निर्देशांक निकालने के लिए हम सबसे पहले x अक्ष देखते हैं और उसके बाद y अक्ष देखते हैं। तो देखिए यह जो L है यह x पर कहाँ है, यह 0 पर है। ठीक, और यह जो L है यह y पर कहाँ है, 5 पर है। ठीक, x पर 0 और y पर 5। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 5। ठीक है, L का निर्देशांक हो जाएगा 0 5। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु M का जो निर्देशांक होगा उसको देखिए नीचे कहाँ पे है, बिंदु M। देखिए यहाँ पे है बिंदु M। ठीक, हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यह बिंदु M x अक्ष पर कहाँ है। तो x अक्ष पर देखिए यह -3 पर है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे वह y अक्ष पर कहाँ है। तो यह देखिए y अक्ष पर 0 पर है। ठीक, x पर -3 और y पर 0। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -3 0। ठीक, इस M बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -3 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह प्रश्नावली खत्म हुआ। ठीक है, बस इतना ही था इस प्रश्नावली में। आपका अगला पॉइंट है तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। मतलब किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, अब क्या करना है, उसको आपको तल में बताना है कि वह बिंदु कहाँ होगा। ठीक है, इसमें दिया है इस प्रक्रम को हम बिंदु का आलेखन कहते हैं, यानी प्लॉटिंग द पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देखिए यह है आपका प्रश्नावली 3.3। इसमें भी मात्र 2 ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु यह और यह देखिए 5 बिंदु है। 5 बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण
करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। मतलब कार्तीय तल पर इन पांचों बिंदु को क्या करना है, आपको दर्शाना है, ठीक है, और बताना है कि यह किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर पड़ेगा। देखिए यही आपका प्रश्न एक आपको बताना है कि इसमें यह सभी जो बिंदु है यह किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर पड़ेगा। तो हम कार्तीय तल बना लिए हैं, ठीक। पहला बिंदु देखिए -2 4 है, तो पहला जो होता है वह x का होता है और दूसरा y का होता है, आपको पता है। तो -2 4 को हम देखेंगे, -2 को देखेंगे x पर, देखिए x पर -2 यहाँ है और 4 कहाँ है, y का 4 यहाँ है, तो यह बिंदु लगभग यहीं पे होगा, ठीक है। तो अब यह बिंदु देखिए किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश यह कौन सा है, यह पहला चतुर्थांश है, ठीक है, यह दूसरा है, या तीसरा या चौथा, तो यह चतुर्थांश 2 में है, ठीक। अब देखिए अगला 3 और -1 किस में पड़ेगा, तो 3 हम x पर देखेंगे, देखिए x पर 3 यहाँ है और -1 y पर देखेंगे, तो -1 y पर यहाँ है, तो देखिए 3 और -1 आपका बिंदु यहीं पे पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यह किस चतुर्थांश में है, 1 2 3 4, चतुर्थांश 4 में है, ठीक। हम देखिए -1 और 0 आपको ज्ञात करना है, तो -1 हम x पर देखेंगे, -1 x यहाँ है, ठीक, और उसका 0 है, तो 0 मतलब यह 0, यहीं पर यह बिंदु हो जाएगा। तो चूँकि यह बिंदु यहीं पे है, तो यह किस अक्ष पर है, यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, यह x अक्ष पे है, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, ठीक है। तो यह बिंदु किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो अक्ष x हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 1 और 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो देखिए 1 हम x पर देखेंगे और 2 y पर देखेंगे, 2 y यहाँ पे है, ठीक, आपका बिंदु यहाँ होगा, तो यह पहला चतुर्थांश का क्षेत्र है, ठीक है। 5 नंबर है -3 और -5, तो देखिए -3 हम x पर देखेंगे, यहाँ है, और -5 y पर देखेंगे, -5 यहाँ है, -3 और -5 आपका बिंदु यहीं पे पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ये -5 और -3, ठीक है। तो यह किस चतुर्थांश में है, 1 2 3 4, यह चतुर्थांश 3 में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यह चतुर्थांश 1 होता है, यह 2 होता है, यह 3 होता है और यह चौथा चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो हो गया आपका पहला प्रश्न का आंसर। देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। देखिए यह जो बिंदु दिया हुआ है इस पर x y है ना, यह सब बिंदु को क्या करना है, आपको कार्तीय तल पर बताना है कि यह बिंदु कहाँ पड़ेगा, ठीक। पहला बिंदु यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह, चौथा यह है और पांचवा यह है, ठीक है। इस पांचों बिंदु को क्या करना है, हमको कार्तीय तल पर सजाना है। तो देखिए कैसे सजाएंगे, तो देखिए यह जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए यही सब बिंदु आपको इस पर दर्शाना है, किताब में प्रश्न में दिया है ना। तो x -2 है तो y कितना है, 8 है। पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक, -2 और 8 को। तो x कहाँ है, हमको -2 कहाँ देखना है, x पर, तो -2 x पर यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद फिर y 8 देखना है, तो -2 और y 8 कहाँ है, y अक्ष यह है, 8 यहाँ होगा, ठीक। तो -2 और 8, या -2 के सामने यहाँ पर और 8 के सामने यहाँ पर, ठीक है। हम ऐसे ही दर्शा दे रहे हैं, आप इसको स्केल की सहायता से, इसके सहायता से आप दर्शाएंगे, ठीक है। तो -2 और 8 बिंदु कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इसका आप नाम दे सकते हैं -2 8, ठीक है, यह दूसरे चतुर्थांश में है। अगला है देखिए -1 7, x -1 और y 7, ठीक, इस बिंदु को दर्शाते हैं। तो देखिए -1 यहाँ पे है, ठीक, और 7 कहाँ पे है, y 7 यहाँ पे है। तो देखिए -1 और 7 देखिए यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। आप इसको स्केल के साथ दर्शाएंगे, यह बिंदु क्या होगा, -1 7। अब देखिए अगला है 0 -1.25, तो x अक्ष 0 है, यानी x अक्ष 0 है, ठीक है। हमको x अक्ष जो है वह 0 पर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वह जो बिंदु है यहीं इसी पर कहीं पे है, ठीक, यानी y अक्ष पे है। अच्छा y कितना है, -1.25, तो 1.25 कहाँ आएगा, देखिए 1 और 2 के बीच आएगा, ठीक है। 1 से थोड़ा सा अधिक यहाँ होगा, 1.25, आप इसको स्केल की सहायता से देख लेंगे, ठीक। यह क्या है, यह जो बिंदु होगा यह x 0 और y -1.25, ठीक, यही बिंदु होगा। अब देखिए अगला है 1 और 3, x हमको 1 देखना है, देखिए x 1 यहाँ है और y 3 देखना है, तो y 3 यहाँ पर होगा, ठीक, यही बिंदु है 1 3, ठीक। अगला है 3 -1, तो देखिए x 3 और y -1,
x 3 यहाँ और y -1 यहाँ, ठीक, 3 -1। आप समझ चुके हैं, x अक्ष इसको कहते हैं, y अक्ष इसको कहते हैं। तो 3 और -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इस बिंदु का नाम देंगे 3 -1, ठीक है। तो यह जो पांचों बिंदु है, पांचों बिंदु आप दर्शा चुके हैं आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना है, आपको हल करना है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे सादा कागज़ पे भी हल कर सकते हैं, या फिर इस तरह का ग्राफ कॉपी अगर आपके पास होगा तो इस पर भी हल कर सकते हैं। इस पर आपको हल करने में आसानी होगा, उस पर आपको स्केल से बार बार नापना होगा, इस पर आपको आसानी से खींच सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका यह अध्याय अब खत्म हुआ। तीनों प्रश्नावली हम लोग इसी वीडियो में कर लिए। अब अगले अध्याय के साथ जल्द ही आपके समक्ष इसी तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। आप अपना पढ़ाई जारी रखें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ कमेंट करें, अच्छा कुछ कहना चाहते हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।